हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइट। मेरा नाम है आयुष और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर है। एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, ये कंपनी लॉ का पार्ट 2 का पार्ट है एंड ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। बहुत ही ईजी एंड लॉजिकल चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना। ये चैप्टर CS एग्जीक्यूटिव वाले तो देख सकते हैं, उनके लिए ही है मेनली। उसके अलावा अगर तुम CA इंटर में हो या CMA इंटर में हो तो तुम भी ये चैप्टर देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर में भी, तुम्हारे सिलेबस में भी ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर तुम तीनों देख सकते हो। एंड CS एग्जीक्यूटिव वालों के लिए तो ये तो चैप्टर मेन ही है, उनके लिए ही तो मेन है। बाकी वो दोनों भी देख सकते हैं क्योंकि उनमें भी CSR सेम ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं ये जो चैप्टर करवा रहा हूँ ये रिविजन है, तो थोड़ा स्पीड मेंटेन करूँगा। तो 2x पे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। नॉर्मल बैठो, कॉपी लेके बैठो, मेरे साथ साथ रिवीजन करना। ख़त्म करेंगे आराम से ये चैप्टर एंड इसके फिर राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, प्रमोशन भी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा? अरे नहीं यार, CSR के हिस्ट्री पे बात करते हैं। तो देखो CSR सबसे पहले होता क्या है और ये कब आया। तो देखो सिंपल सा एक बात बोलूँगा, कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश्ड कहाँ होता है? रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश्ड कहाँ होता है, बनता कहाँ है, डेवलप कहाँ होता है? सोसाइटी में। ऑब्वियस सा बात है, वो सोसाइटी में ही डेवलप्ड होता है, बड़ा होता है, हर जगह जाता है। तो देखो सोसाइटी से वो क्या क्या लेता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेता है, रॉ मटेरियल लेता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ लेता है, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ तो वो सोसाइटी से ही ले रहा है। बदले में वो सोसाइटी को क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा है? द आंसर इज नो। वो सोसाइटी को नहीं दे रहा है कुछ बदले में, सोसाइटी से लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, बट दे नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला कि तुम सोसाइटी से कुछ ले रहे हो तो तुम्हारा ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। ऑब्वियस सा बात है कि एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तुमको सारे फैसिलिटी दे रहे हैं। तो क्या जब वो एज, उनका एक एज हो जाएगा और तुम जब अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, तो क्या तुम्हारा ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुम उनका ध्यान रखो, उनके सारे नीड को फुलफिल करो, वो जो भी चाहें तुम उनके लिए करके दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं। तो उसी तरह कंपनी भी बन कहाँ रहा है? सोसाइटी के अंदर। तो क्या यहाँ पर सोसाइटी का डिज़ायर नहीं होगा कि कंपनी भी हमारे लिए कुछ करे, अगर हम कंपनी के लिए इतना कर रहे हैं? तो ऑब्वियस सा बात है। तो गवर्नमेंट ने ये बात को समझा और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो, अगर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम होगा तो सोसाइटी बेटर होगा, और सोसाइटी बेटर होगा तो लोगों के पास इनकम आएगा, जॉब्स आएगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल एविल्स हैं वो रिमूव होंगे। तो इससे कंट्री का बेटरमेंट होगा, कंट्री डेवलप्ड होगा। तो इसी मोटिव के साथ गवर्नमेंट ने क्या बोला कंपनी को कि आपका कुछ ऑब्लिगेशन है सोसाइटी के तरफ, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना चाहिए सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो ये कंपनी को बोला गया, बट 2013 कंपनीज एक्ट से पहले गवर्नमेंट ने ये बात कंपनी को बोला और कंपनी पे ये मैंडेटरी नहीं था, यानी ऑप्शनल था। कंपनी चाहे तो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकता है और नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। तो तुमको लगता है कि जब ऑप्शनल है, सरकार मैंडेटरी नहीं कर रही है, तो क्या सारे कंपनी CSR करते? द आंसर इज नो। और यही हो रहा था, कंपनियां CSR, सारी कंपनी CSR नहीं कर रही थी। तब 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया और वो आया और उसमें एक सेक्शन डाला गया, सेक्शन 135, और इस सेक्शन का नाम दिया गया CSR। और अब कुछ स्पेसिफाइड कंपनी को मैंडेटरी कर दिया गया कि वो CSR करेंगे। तो क्या अब सारी कंपनी जो स्पेसिफाइड कंपनी है, क्या उनको CSR करना होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि अगर अब वो नहीं करेंगे तो उन पर पेनल्टी लगेगा। तो ये था पूरा कहानी CSR आने का। अब मैं जो बोल रहा हूँ CSR का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेनली खर्चा करेगा कंपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। तो सोसाइटी के बेटरमेंट होगा कैसे? ऑब्वियस सा बात है, सोसाइटी बेटर कैसे होगा? तो देखो सोसाइटी बेटर कैसे होगा, जो सोसाइटी में हंगर है उसको अगर कंपनी रिमूव करने के लिए कुछ खर्चे कर दे, एजुकेशन के लिए कुछ खर्चे कर दे कंपनी, एनिमल वेलफेयर के लिए खर्चे कर दे, यानी कुछ अच्छे काम के लिए, एनिमल वेलफेयर के लिए,
तो अच्छे अच्छे काम के लिए जब कंपनी खर्चे करेगी ना, तो उसी को हम लोग CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप इसका हिस्ट्री एंड ये कैसे आया और ये क्या है तुम्हें समझ में आ गया। अब हम लोग सीधा सेक्शन पे आएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने बैकग्राउंड समझा दिया, रिवीजन है ऑल्दो फिर भी मैंने तुम्हें सारा कुछ बैकग्राउंड समझा दिया। अब बात करते हैं सेक्शन 135। इसके साथ हमें CSR रूल भी पढ़ना होगा। एक बात ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट में अगर तुमने CSEET पढ़ा है तो टोटल 29 चैप्टर्स है। कंपनीज एक्ट को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में बांटा गया है। तो ये जो कंपनीज एक्ट है इसमें 29 डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है, जिसमें से जो चैप्टर 9 है ना, 9 रोमन में लिखते हैं, चैप्टर 9 जो है वो बात करता है अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। क्या बात करता है? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। और इसी चैप्टर का पार्ट है सेक्शन 135। इसमें आता है सेक्शन 128 टू 138, ठीक है। और इसी के बीच में आता है सेक्शन 135। यानी ये कंपनीज एक्ट के किस चैप्टर का पार्ट है? तो चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का पार्ट है। अब यहाँ पे तुमको एक मैं देता हूँ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये एग्जाम के पर्पज़ के लिए नहीं है, बस मैं एक ऐसा बता रहा हूँ तुम्हें। कोई भी रूल जब बनता है ना, जब MCA रूल बनाता है तो उस रूल का नाम पड़ता है कंपनी के जो चैप्टर है उसके नाम पर, ठीक है। कंपनी का जो चैप्टर है उसके नाम पर रूल का नाम पड़ता है। लेकिन CSR इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि इसका जो रूल बना वो CSR रूल के नाम से जाना जाता है। यानी सोच रहे हो, इसके लिए अलग से एक पर्सनल रूल बनाया गया है इसके नाम का। तो सोच सकते हो ये कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नहीं तो हर कंपनी के जो भी चैप्टर का, जो मेन चैप्टर का नाम होता है ना, उसी के नाम पर रूल बनता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके अकेले का नाम का रूल बना है CSR रूल 2014। तो हमें ये रूल भी पढ़ना है और ये कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 जिसमें 9 सबसेक्शन है वो भी साथ साथ पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा। सेक्शन 135 सबसेक्शन 1, सबसे पहला सबसेक्शन यही बोलता है एक कंपनी, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बोला, कुछ स्पेसिफाइड कंपनी को CSR करना होता है। यानी सारी कंपनी को CSR करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड कंपनी को CSR करना है। कौन कौन सी स्पेसिफाइड कंपनी? तो देखो, एक ऐसा कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। यहाँ पर और है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई भी कंपनी फुलफिल कर देता है तो उसको CSR करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ देखकर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कोई छोटी कंपनी के लिए हो सकता है? तो आंसर इज मेनली अगर देखो, नेटवर्क 500 करोड़ यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलके नेटवर्क निकलता है। तो ये नेटवर्क 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, ये सब मेनली बिग कंपनियां के लिए हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, रिलायंस, उन वो ये सारी क्राइटेरिया में फुलफिल करेंगे। ये जो नेट प्रॉफिट वाला है ये मिडिल कंपनी भी फुलफिल कर सकता है। लेट सपोज छोटी कंपनियां तो नहीं, बट जो मिडिल कंपनियां हैं वो फुलफिल कर सकता है। तो सरकार ने यहाँ पे कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई कंपनी अगर ग्रोथ कर रहा है, जो ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है उसको CSR के अंदर लाया जाए। वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, वो सोसाइटी से ज़्यादा चीज़ ले रहा है, तो उसको सोसाइटी को ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी फॉल कर गया इनमें से कोई एक क्राइटेरिया, यहाँ और है, तीनों में से कोई एक में भी होगा उसको CSR करना है, ये नहीं कि तीनों कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे और है। अब मान लो कंपनी ने यहाँ फॉल कर गया कंपनी, तो कंपनी कितना खर्चा करेगा CSR? क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी आखिर खर्चा करेगा तो कितना करेगा। तो देखो सेक्शन यहाँ पर 135 सबसेक्शन 5 कनेक्ट होता है। वो बोलता है कंपनी एटलीस्ट 2% खर्चा करेगा हर फाइनेंशियल ईयर। 2% किसका? एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज मेरा एक कंपनी है AKG प्राइवेट लिमिटेड, एंड मेरा फर्स्ट ईयर जो प्रॉफिट था वो लेट सपोज 3 करोड़।
सेकेंड ईयर जो प्रॉफिट आया मेरा लेट सपोज 4 करोड़ आया, और थर्ड ईयर जो मेरा प्रॉफिट आया वो 5 करोड़ आया। क्या यहाँ 5 करोड़ में क्राइटेरिया में फुलफिल हो गया मेरा? क्या मैं ये कंडीशन में आ गया 5 करोड़ वाला कंडीशन में? तो क्या आप मेरे कंपनी को CSR करना होगा? द आंसर इज यस, करना होगा। बट कितना? तो देखो एवरेज मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 2% जो है हर फाइनेंशियल ईयर खर्चा करना होगा एवरेज निकाल कर। तो सबसे पहले एवरेज कैसे निकलता है? 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 3, ऐसे ही एवरेज निकलता है 3 सालों का। तो 4 3 7, मैथ थोड़ा कमजोर है भाई, 12, तो 4 आया, 4 करोड़। इसका 2% अगर निकालो तो लेट सपोज 2% कितना होगा इसका? मे बी 8 लाख होगा। रुको कैलकुलेटर निकालना, कैलकुलेटर निकालना। 8 लाख, 8 लाख। तो ये 8 लाख रुपया हो गया इसका। तो क्या इतना मेरे को CSR करना होगा? द आंसर इज यस। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि CSR कितना अमाउंट का करना है? सेक्शन 135 सब सेक्शन 5 सिंपल बात बोलता है कि 2% खर्चा करना है हर फाइनेंशियल ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में तुमने 5 करोड़ का या कोई भी थ्रेशोल्ड जो मैंने ऊपर दिया हुआ है वो फुलफिल कर लेते हो, जिस ईयर भी कर लेते हो, उसके नेक्स्ट ईयर से तुमको 2% एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, लास्ट पिछले 3 साल का इमीडिएटली यहाँ लिख लो, इमीडिएटली लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट जोड़ लो एंड उसका 2% निकाल के जितना अमाउंट आया उतना अमाउंट तुमको जो है हर साल CSR में खर्चा करना है। अब देखो ये 8 लाख मेरे को खर्चा करना है। अब एक बात अब यहाँ ध्यान रखना, मान लो यहाँ पे एक केस स्टडी आता है, CS में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोई एक कंपनी बना है और वो अभी उसको बने हुए 2 साल ही हुआ है या लेट सपोज 1 साल ही हुआ है। मैंने इसी साल कंपनी बनाया और इसी साल का जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब मेरा नेट प्रॉफिट निकाला गया तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया लेट सपोज 5 करोड़ या 6 करोड़ कुछ भी, यानी पहले ईयर ही मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया कि मेरे को जो है मैंने थ्रेशोल्ड पार कर दिया। तो उस सिचुएशन में ये जो 3 साल का क्राइटेरिया है, ये 3 ईयर जो लास्ट 3 ईयर का, ये तो फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ एवरेज निकालना मेरे को 3 साल का और यहाँ तो मैं एक ही साल में थ्रेशोल्ड मीट कर रहा हूँ। तो क्या मैं CSR नहीं करूँगा? द आंसर इज नो। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मान लो एक कंपनी है और उसने अभी 3 साल कंप्लीट नहीं किया अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद, उसका 3 साल नहीं हुआ है अभी, लेट सपोज वो 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है और वो CSR के ऑब्लिगेशन के अंदर आ चुका है। तो जितना साल हुआ है, जितना ईयर हुआ है, उतना का ही एवरेज निकाल लो और उतना का ही तुमको CSR कर लो, उतना का एवरेज निकाल लो, उतना का CSR कर लो। यानी लेट सपोज 1 ईयर हुआ और 6 करोड़ का एवरेज क्या आएगा? 6 करोड़, और इसका 2% निकाल के जितना अमाउंट आएगा वो तुम्हारा CSR होगा। यानी CSR तो तुमको करना है। अगर तुम पहले ईयर में ही बन जाते हो, दूसरे ईयर में ही बन जाते हो, तो उतना का तुम एवरेज निकाल दो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर 3 साल का। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 135 यही बोला। अब सेक्शन 135 का इसका फर्स्ट प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइजो वो क्या बोलता है कि जो CSR करेंगे ना हम, इसमें सबसे पहला लोकल लिमिट्स में करेंगे। लोकल लिमिट्स बोले तो जहां कंपनी स्टैब्लिश्ड है, कंपनी उस सोसाइटी से वहां से सब कुछ ले रहा है। कंपनी स्टैब्लिश्ड कहाँ है? कंपनी स्टैब्लिश्ड है जिस सोसाइटी में, अपने लोकल लिमिट्स में। तो तुम बोल रहे हो एक कंपनी स्टैब्लिश दिल्ली में है और वो बोल रहा है कि हम CSR करेंगे लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार आइलैंड का, तो क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि कंपनी सोसाइटी से, कौन से सोसाइटी से ले रहा है? दिल्ली, मुंबई, दिल्ली से ले रहा है, दिल्ली के आसपास दे रहा है, और वो CSR जाके अंडमान निकोबार आइलैंड या कहीं और करेगा, तो फिर ये तो कोई यूज़ नहीं है। सबसे पहले ध्यान कंपनी को लोकल लिमिट्स पे ही करना है। क्या बाहर जाके कंपनी CSR नहीं कर सकता? था आंसर इज नो, कर सकता है, बट पहला प्रायोरिटी जो होना चाहिए, तुम्हारा प्रायोरिटी जो होगा वो लोकल लिमिट्स में ही हो। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड प्रोविजो वो क्या बोलता है
लेट सपोज एक कंपनी को 8 लाख खर्चा करना है, मेरे कंपनी को 8 लाख खर्चा करना है, एंड मैं ये एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर पाता हूँ, मैं 8 लाख खर्चा कर ही नहीं पाता हूँ CSR के लिए। तो अब क्या क्वेश्चन आता है, अब क्या? तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने शेड्यूल 7 में कुछ एक्टिविटीज दिए हुए हैं, मेनली 12 एक्टिविटी है, 12 एक्टिविटी है जिसपे CSR का खर्चा होना है। यानी इन 12 एक्टिविटी पे ही अगर तुम खर्चा करोगे तो तुम CSR का खर्चा माना जाएगा। ये 12 एक्टिविटी में वही हंगर रिडक्शन, एजुकेशन, एनिमल वेलफेयर, जो मैंने एग्जांपल दिया वो सब इसी एक्टिविटी के पार्ट है। यानी इसमें 12 एक्टिविटी मेंशन है और यही 12 एक्टिविटी में तुम्हें CSR करना है, इसके बाहर तुम्हें कोई और CSR नहीं करना। तो ये 12 एक्टिविटी मेंशन है। अगर तुम एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं कर पाते हो 8 लाख खर्चा, तो जो अनस्पेंड अमाउंट होगा ना, अनस्पेंड अमाउंट, वो तुम जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर, उसके 6 मंथ के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर दोगे शेड्यूल 7 के फंड में। 6 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर दो। सरकार बोल रहा है भाई तेरे से एक साल में 8 लाख खर्चा नहीं हो रहा CSR पे, तू क्या CSR करेगा, तू 6 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफ़र कर दे, हम इसको खर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बात नहीं है। उसका एक इसका थर्ड प्रोवाइजो भी आता है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है मान लो हमने CSR ज़्यादा खर्चा कर दिया, एक्सीड कर दिया, 2% की जगह हमने 3% खर्चा कर दिया, तो फिर क्या? तो देखो सरकार बोलता है कि अगर तुमने एक्सेस खर्चा कर लिया तो तुम सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो नेक्स्ट 3 ईयर्स में। यानी अगले 3 साल के अंदर अंदर तुम सेट ऑफ क्लेम कर लो और वो जो एक्सेस खर्चा किया उसमें किसी CSR से सेट ऑफ कर लो, यानी 2% से कम करके सेट ऑफ कर लो। और ये लेकिन तुमको 3 साल के अंदर अंदर करना होगा। अगर 3 साल के अंदर तुम नहीं कर पाते हो तो भैया भूल जाओ, तुम्हारा एक्सेस गया CSR में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब यहाँ पर हमारा एक सेक्शन 135 सब सेक्शन 5 खत्म हो गया। वापस से आते हैं सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 पे। हमने इसमें देखा कि जो कंपनी 3 थ्रेशोल्ड है उसके अंदर फॉल कर जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, CSR। क्वेश्चन ये आता है CSR करेगा कौन? तो देखो CSR करने के लिए CSR कमेटी बनेगा, यानी कंपनी जो है CSR कमेटी बनाएगा CSR करने के लिए। ऑब्वियस सा बात है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। ऑडिटर के लिए ऑडिट कमेटी बनता है, उसी तरह सारे कंपनी अपना एक कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी बनाया जाता है। वो अगर तुमने नहीं पढ़ा तो मैं आगे बताऊंगा, इस चैप्टर में नहीं, फिर कभी रिवीजन में डायरेक्टर रिवीजन करवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो CSR करने के लिए CSR कमेटी बनाना पड़ता है। ऑब्वियस सा बात है, ये CSR कमेटी CSR के रिलेटेड प्लान बनाएगी कि कैसे CSR करना है, कौन से शेड्यूल 7 में 12 फंड है, 12 जगह तुम खर्चा कर सकते हो, किस जगह तुमको खर्चा करना है, CSR पॉलिसी बनाएगा और उसके बाद उस पर कंपनी रिलाई करेगा। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये CSR कमेटी में मेंबर्स कितने होंगे? तो देखो सिंपल सा यहाँ पर रूल बोला जाता है कि एक कंपनी में जो CSR कमेटी है उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। कितने डायरेक्टर? 3 डायरेक्टर। और ये तीनों डायरेक्टर में से एक आउट ऑफ 1 जो है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अगर अभी तुम्हें नहीं पता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, छोड़ दो, बस इतना मानो कि कुछ कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। ठीक है, और ये मेनली सेक्शन यहाँ पे कनेक्ट होता है 149 सब सेक्शन 4। अभी छोड़ दो, भूल जाओ अगर नहीं पता है तुम्हें। तो एक कंपनी में CSR कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने ही चाहिए और वो 3 में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब मान लो एक कंपनी है, वो सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 यहाँ कनेक्ट हो रहा है, उसमें फॉल नहीं करता, यानी उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने का ज़रूरत ही नहीं है, उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही नहीं है। तो उस केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर या उससे ज़्यादा कमिटी में अपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 भी खत्म हो गया। सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 बोला कि किस किस कंपनी को CSR कमेटी बनाना है और CSR कमेटी के कंपोजिशन क्या होंगे। क्या यही 2 बात सिर्फ बोल रहा है? अरे बोलो,
क्या सिर्फ ये दो बात बोल रहा है कि किस किस को सीएसआर कमेटी बनाना है, कौन कौन से कंपनी को, वो जो 3 कंडीशन है वो 3 कंडीशन बताया, और कमिटी के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होगा, यानी कैसे कैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, कितने नंबर्स के डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। तो क्या सेक्शन 135 सिर्फ ये दो बातें बोल रहा है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 135 सबसेक्शन 9। ये क्या बोलता है कि मान लो कोई एक कंपनी है जिसका सीएसआर ऑब्लिगेशन 50 लाख से कम आ रहा है, 50 लाख से कम आ रहा है, तो उसको कमेटी बनाने का जरूरत नहीं। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर खुद ही सीएसआर का एक्सपेंडिचर कर देंगे। यानी यहाँ मैंने मेरा एग्जांपल में कितना आ रहा था, 8 लाख, कितना कंपनी का ऑब्लिगेशन आ रहा था, 8 लाख। तो क्या मेरे कंपनी को सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा? द आंसर इज नो। मैं क्यों बनाऊंगा भाई, 50 लाख से कम आ रहा है, मेरा ऑब्लिगेशन 50 लाख से कम है, तो मेरे को कमेटी बनाने का जरूरत नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि मैं सीएसआर नहीं करूंगा? द आंसर इज नो। मैंने क्या बोला, सीएसआर कमेटी नहीं बनेगा, मैंने ये थोड़ी बोला कि सीएसआर ही नहीं होगा। सीएसआर तो होगा भाई, सीएसआर तो होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। तो ये करेगा कौन? जो कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, वो सब उन्हीं का डिसीजन होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात तुम्हें नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 खत्म हो चुका है, सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 खत्म हो चुका है, सेक्शन 135 सबसेक्शन 2 पे आओ। ये सिंपल सा बात बोलता है, जो भी कंपोजिशन होंगे, कंपोजिशन बोले तो कितने नंबर्स ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं सीएसआर कमेटी में, वो सब कुछ बोर्ड रिपोर्ट में बताना होगा कंपनी को। और ये बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन है 134 सबसेक्शन 3। बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी का जो बोर्ड रिपोर्ट बनकर जाता है उसमें कंपनी को ये बताना होगा कि हमारे कमेटी में इतने नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं। सेक्शन 135 सबसेक्शन 2 भी खत्म। सेक्शन 135 सबसेक्शन 3 एंड 4, ये बहुत इजी सबसेक्शंस हैं, इजी नहीं बोलूँगा, अलग अलग लिखो। सेक्शन 135 सबसेक्शन 3 ये क्या बात करता है, फंक्शन ऑफ सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है, सेक्शन 135 सबसेक्शन 3 बोलता है। सिंपल सा बोलता है, ये सीएसआर पॉलिसी फ्रेम करते हैं, उसको फिर रिकमेंड करते हैं, किसको? कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा ये मॉनिटर भी करते हैं कि सीएसआर का काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। एंड उसके अलावा ये मॉनिटर करके क्या बोलते हैं इसको, डिसाइड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना भी इन्हीं का काम है। तो ये सारे फंक्शन किसका है? सीएसआर कमेटी के। सेक्शन 135 सबसेक्शन 3 बस इतना बात बोलता है। सेक्शन 135 सबसेक्शन 4 ये बात करता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के फंक्शन के बारे में, कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल है यहाँ सीएसआर में। तो देखो वो क्या करेंगे, वो जो भी सीएसआर पॉलिसी सीएसआर कमेटी ने रिकमेंड किया था उनको, उसको चेक करेंगे, उसको देखेंगे, उसको फिर अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद फिर वो भी मॉनिटर करेंगे, डिसाइड करेंगे कितना, किस शेड्यूल फंड के खर्चा में उनको खर्चा करना है, किस शेड्यूल 7 के फंड में उनको खर्चा करना है। तो ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है। ये नॉर्मल सेक्शंस है, इसको बस एक बार मॉड्यूल से या फिर तुम बेयर एक्ट से पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल सा है। सेक्शन 135 1 खत्म, 2 खत्म, ओके भाई 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 भी खत्म। अब सेक्शन आता है 135 सबसेक्शन 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो मैंने क्या बोला था, कंपनी अगर एक साल में 1 फाइनेंशियल ईयर में 2% खर्चा नहीं कर पाता तो उस फंड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है शेड्यूल 7 के फंड में। क्या सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 यही सेम बात बोल रहा था? द आंसर इज यस, यही सेम बात बोल रहा था। बट ना ये जो एक्सपेंडिचर कंपनी करता है ना, ये 2 तरीके से करता है।
दो तरीके से बोले तो पहला तरीका है कि कंपनी डायरेक्टली खर्चा करे, दूसरा कंपनी कोई प्रोजेक्ट में खर्चा करे। डायरेक्टली खर्चा करे मतलब डायरेक्टली हंगर रिडक्शन के लिए कंपनी कोई काम कर रहा है, हंगर हटाने के लिए। और प्रोजेक्ट खर्चा करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आईटीसी का, आईटीसी क्या बेचती है? टबाको बेचती है। एंड ये कंपनी क्या करती है? टबाको बेचती है, और ये बहुत सारे हेल्थ सेक्टर में इसने अपना CSR किया है, हेल्थ सेक्टर में CSR किया है। मतलब देख रहे हो, एक तरफ से वो सिगरेट बेच रही है, टबैको बेच रही है, और दूसरी तरफ वो हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही है, CSR कर रही है। तो यहाँ पर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट, मान लो कोई प्रोजेक्ट में, लेट्स सपोज मेरा जो कंपनी था AKG प्राइवेट लिमिटेड, एंड मेरे को CSR करना था, तो मैंने क्या सोचा कि मैं एजुकेशन को प्रमोट करूँगा। मैं किसको प्रमोट करूँगा? एजुकेशन को। तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मैंने बोला कि मैं स्कूल खोलूँगा। जैसे PW का भी स्कूल है, पता नहीं याद, शायद गुरुकुल नाम से, हरियाणा में, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, एक बार गूगल से चेक कर लेना। तो स्कूल खोलूँगा। तो ये क्या हुआ? ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ मैं डायरेक्टली खर्चा नहीं कर रहा, मैं किसी प्रोजेक्ट में खर्चा कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट से मैं CSR कहूँगा। तो क्या इस प्रोजेक्ट को हम ऑन गोइंग प्रोजेक्ट बोलेंगे? द आंसर इज यस। क्या स्कूल एक दिन में बन के तैयार हो जाता है? नहीं। तो मान लो मेरे को 8 लाख खर्चा करना था, एंड मैंने ये 8 लाख, ज़्यादा जीरो लग गया, ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में लगा दिया। यानी ये प्रोजेक्ट में जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनते जा रहा है, मैं CSR का खर्चा करते जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। अब लेट्स सपोज एक फाइनेंशियल ईयर में मैंने 100% जो है, मैंने पूरा खर्चा नहीं, मैं पूरा खर्चा नहीं कर पाया। 2% जो क्राइटेरिया था वो मैं खर्चा नहीं कर पाया, बट मेरे को खर्चा करना है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, बाद में मेरे को खर्चा होगा, अभी नहीं हुआ बट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, बाद में जाके खर्चा होगा। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट बोलता है कि अगर तुम्हारा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है और तुम एक साल में 2% खर्चा नहीं कर पा रहे हो, तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के केस में, यहाँ मैं बोल रहा हूँ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के केस में, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के केस में तुम क्या करोगे? कंपनी जो है एक CSR अकाउंट बनाएगा, और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो भी अनस्पेंट अमाउंट होगा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड, वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और फिर ये ट्रांसफ़र करने के बाद कंपनी के पास 3 ईयर का टाइम है, इसमें जो भी अमाउंट होगा वो कंपनी को CSR के लिए खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ में आया डिफरेंस? सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 बोलता है कि अगर कंपनी खर्चा नहीं कर पाया तो सीधा गवर्नमेंट को दे दो। सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 बोलता है कि अगर कंपनी खर्चा नहीं कर पा रहा है और कंपनी कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कर रहा है, तो फिर सरकार को देने का ज़रूरत नहीं है, कंपनी खुद एक CSR अकाउंट बनाएगा और उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर नेक्स्ट 3 ईयर में वो पैसा खर्चा कर देगा कंपनी CSR के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मान लो, केस स्टडी आता है इस पर, कंपनी 3 साल में खर्चा नहीं कर पाया, कंपनी निर्लज, कंपनी खर्चा करने का उसका मन ही नहीं है, तो सरकार क्या बोलता है? तेरे से नहीं होगा, तू दे दे मेरे को। 3 साल के अंदर अंदर अगर ये पैसा खर्चा नहीं कर पाया कंपनी, तो फिर ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा शेड्यूल 7 के फंड में, सेम जैसे सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 में हो रहा था, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत? आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने पूरा डिटेल में रिवीजन में करवा रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 बस इतना ही बात बोलता है, और ये ट्रांसफ़र 30 दिन के अंदर होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 135 सबसेक्शन 7। ये सीधा बात बोलता है कि लगेगा पेनल्टी तुम पर। क्या लगेगा तुम पर? पेनल्टी। एक मैं यहाँ पर और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है, इंटरेस्टिंग बात, पेनल्टी और फाइन में डिफरेंस क्या? लोग सोचते हैं कि पेनल्टी और फाइन, जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है। पेनल्टी लगाता है ROC, ये दिख नहीं रहा है भाई, हाँ, पेनल्टी लगाता है ROC और फाइन लगाता है NCLT। पेनल्टी लगाता है ROC, इसको पावर दिया गया है सेक्शन 454 के अंदर, और NCLT को पावर कितना में सेक्शन में दिया गया है? शायद एक मिनट देख लेता हूँ, सेक्शन
435 के अंदर इतने सेक्शन है भाई, याद करते करते। तो पेनल्टी लगाने का पावर किसके पास है? आरओसी के पास, और फाइन लगाने का पावर है एनसीएलटी के पास। पेनल्टी कम स्ट्रिक्ट होता है एज कम्पेयर टू फाइन, क्योंकि वो एनसीएलटी लगा रहा है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर बोला गया है सेक्शन 135 सब सेक्शन कि यहाँ पर पेनल्टी लगेगा, आरओसी पेनल्टी लगाएगा तुम पे। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं। सबसे पहला, अगर तुमने सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 जो अभी मैंने बताया ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जो सीएसआर के अकाउंट में ट्रांसफर करने के रिलेटेड जो बात था, अगर ये तुमने कंपाइल नहीं किया, यहाँ पर तुमने कुछ गड़बड़ की, तो तुम पर पेनल्टी लगेगा, कंपनी पे भी लगेगा और ऑफिशियल इन डिफॉल्ट, मेनली ये सीएससी होते हैं भाई, ऑफिशियल इन डिफॉल्ट पर पेनल्टी लगेगा। कंपनी पे कितना लगेगा? तो देखो कंपनी पे सिंपल मैं बताऊं, कंपनी पे मैं एक सिंपल बात बताऊं तो ट्वाइस द अमाउंट टू बी ट्रांसफर, जितना अमाउंट ट्रांसफर करना था उसका दुगुना, और 1 करोड़ रुपीज हायर, सॉरी लोअर लोअर एक जो हायर था कि लोअर था, लेस था, लेस। यानी एक ऐसा कंपनी जिसने सेक्शन 135 सेक्शन 5 या 6 फॉलो नहीं किया, मेनली यानी उसको 2% खर्चा करना था, उसने 2% खर्चा नहीं किया, खर्चा भी नहीं किया और उसके अमाउंट ट्रांसफ़र भी नहीं किया, तो यानी सेक्शन 135 सब सेक्शन 6 को कंपाइल नहीं किया, तो कंपनी पे जितना भी अमाउंट उसको ट्रांसफ़र करना था उसका दुगुना या फिर 1 करोड़ रुपया जो भी लेस होगा उतना उसको पेनल्टी देना होगा। और ऑफिशियल इन डिफॉल्ट पे 1/10 ऑफ टोटल अमाउंट, जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना था उसका 1/10 या फिर 2 लाख, विच एवर इज लेस, उतना उसको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट आया है इसमें, और ये मैंने अमेंडमेंट वाला बात बोला गया था क्योंकि इसमें पहले इम्प्रूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी था, यानी जेल हो सकता था अगर तुम सीएसआर नहीं करते तो। सोच लो कितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखा था यहाँ पर, बट यहाँ ये वाला बाद में हटा दिया गया, इम्प्रूवमेंट हटा दिया गया और सिर्फ पेनल्टी ही देने दिया गया, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बैकलैश होने लगा था, कॉर्पोरेट वाले लोग बॉयकॉट करने लगे थे, तो इसलिए यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया गया था। एंड देखो कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ लेस और हायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखो कितना फ़र्क पड़ता है। मान लो तुम सीएस हो कंपनी के एंड तुमने सीएसआर करना भूल गया, तुम सीएसआर नहीं किए, तो तुम पे पेनल्टी लगेगा। अगर यहाँ पर लेट सपोज हायर रहता और मान लो 10 करोड़ कंपनी को ट्रांसफ़र करना रहता, तो उसका 1/10 निकल के आता 1 करोड़। अब एज अ सीएस तुमको 1 करोड़ पेनल्टी देना है, तुम्हारे हाथ कांपते जब तुम मॉड्यूल खोलते और बोलते कि चेक करने जाते कि यहाँ लेस है कि हायर। अगर यहाँ हायर रहता तो भैया तुम तो 1 करोड़ अगर नया कंपनी सेक्रेटरी बना है वो कहाँ से देगा। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर लेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में ये वर्ड भूलना मत, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 135 सबसेक्शन 7 हो गया, बट अभी यहाँ क्या सेक्शन 135 सबसेक्शन खत्म हो गया? नहीं हुआ। मैंने बोला कि 135 सबसेक्शन 5 एंड 6 का अगर तुम लोग कंपाइल नहीं करोगे तो इतने पेनल्टी लगेगा, लेकिन बाकी का क्या? 1 to 4 इनका क्या? मान लो तुमने कमिटी ही नहीं बनाया, या तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो फंक्शन है वो काम नहीं किया, या बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं किया सेक्शन 135 सबसेक्शन 2 के अंदर, तो उस पर क्या पेनल्टी नहीं लगेगा? तो देखो उस पर पेनल्टी लगेगा। कोई ऐसा स्पेसिफाइड पेनल्टी नहीं है, यानी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितना पेनल्टी लगेगा। और जब भी कंपनीज एक्ट में कोई भी पेनल्टी स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है तो ये इस पर सेक्शन लग जाता है, सेक्शन 450 450 ये बताता है, इसको रेसिडरी पेनल्टी सेक्शन बोलते हैं। कंपनीज एक्ट में कहीं भी अगर पेनल्टी डिस्क्राइब नहीं है तो यही सेक्शन लगता है, इसमें जो है पेनल्टी डिस्क्राइब है कि कितना लगना है तुमको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो कनेक्टिविटी कैसा आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, कंपनी लॉ अगर तुम्हें पढ़ना है तो कनेक्टिविटी होना चाहिए। सेक्शन 135 सबसेक्शन 7 खत्म। सेक्शन 8 सिंपल सा बात बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर दे सकता है किसी भी कंपनी को कुछ भी सीएसआर के रिलेटेड, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के रिलेटेड।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 135 सबसेक्शन 9 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो 50 लाख वाला जो मैंने बताया था कि अगर ऑब्लिगेशन 50 लाख से कम आया तो मेरे को CSR करने का, CSR कमिटी बनाने का ज़रूरत नहीं। यहाँ तक तुम्हारा 9 सबसेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ CSR रूल पढ़ेंगे, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं एंड तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने टारगेट लिया था 45 मिनट में रिविजन कर दूंगा, तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा 10 मिनट में। चलो देखते हैं CSR रूल 2014। तो देखो रूल का सबसे पहला रूल 1 जो है वो टाइटल के बारे में बात करता है और वो कब इफेक्टिव है, तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि नाम क्या है इसका और वो इफेक्टिव 2014 से हुआ है, ये सब हमें पता है। रूल 2 डिफिनेशंस के बारे में बात करता है। 2 इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है जो तुम्हें याद रखना है। सबसे पहला है रूल 2(1) सब रूल 1 क्लॉज डी के अंदर ये डिफाइन करता है व्हाट इज CSR। क्या ये हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं भाई, स्टार्ट ही मैंने इसी से किया था कि CSR क्या है। तो देखो ये रूल क्या बोलता है, CSR मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कंपनी कर रहा है अंडर सेक्शन 135। क्या 135 मैंने पूरा पढ़ा दिया, तो तुम्हें पता है कि क्या सेक्शन 135 बोल रहा है, कहाँ खर्चा करना है, वो शेड्यूल 7 वाले फंड में। तो क्या ये तुम्हें पता है, लेकिन इसमें नया क्या है, तो देखो नया ये है कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या बोलोगे, एक्सेप्शन नहीं बोलोगे, कुछ एक्सपेंडिचर है जिसको CSR नहीं माना जाता है, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो तुम कर रहे हो वो CSR नहीं माना जाएगा। कौन कौन से, सबसे पहला ऑर्डिनरी बिजनेस में अगर तुम कुछ कर रहे हो, लेट सपोज डोमिनोज का नाम सुना है, वो पिज्ज़ा बनाता है और मान लो कि पिज्ज़ा खराब हो जाता है। एक दिन उसने 50 पिज्ज़ा बनाया एंड 20 पिज्ज़ा ही बिका, 30 पिज्ज़ा उसका नहीं बिका, तो वो 30 पिज्ज़ा जो है वो दूसरे दिन गरीबों में बांट देता है। क्या उसको तुम CSR बोलोगे? द आंसर इज नो। उसका ऑर्डिनरी बिजनेस है पिज्ज़ा बनाना और उसको खिलाना, यहाँ पर वो शेड्यूल 7 के फंड में नहीं आता है, तो वो CSR नहीं हुआ। मैंने हमेशा से तुम्हें बोला है शेड्यूल 7 में जो 12 एक्टिविटी दिया हुआ है उसके अंदर अगर तुम खर्चा कर रहे हो तो ही तुम CSR कहलाओगे। ऐसे तुम्हारा कोई भी तुम खर्चा कर दो वो CSR में काउंट नहीं होगा। तो तुम्हारा पिज्ज़ा बच गया, तुम पिज्ज़ा बांट रहे हो, तो वो CSR नहीं होगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। याद है 2020 में कोविड आया था, 2020 और वो 23 तक चला था, अराउंड 23 तक चला था। तो इस टाइम पे कोई अगर हेल्थ डिपार्टमेंट, कोई हेल्थ कंपनी बोले तो मेडिकल कंपनी, वो अगर R&D कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है वैक्सीन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत सारे कंपनी कर रहे थे कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसे वैक्सीन लाने के लिए। तो अगर वो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है वैक्सीन के लिए और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर कर रहा है, कोई गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशन को साथ मिलकर कर रहा है और प्लस इसको एनुअल रिपोर्ट में वो दिखा रहा है कंपनी अपने, तो उसको हम लोग CSR में काउंट कर लेंगे। ये एक्सेप्शन है। यानी क्या मैंने बोला, कोई ऐसा कंपनी जो कि मेडिकल कंपनी है यानी हेल्थ सेक्टर के डिपार्टमेंट कंपनी है और वो R&D कर रहा है वैक्सीन के लिए और वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ कर रहा है, उसको एनुअल रिपोर्ट में भी दिखा रहा है, तो 2020 से 23 तक के बीच वाले पीरियड में हम उसके एक्टिविटी को CSR मान देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ये पहला हो गया ऑर्डिनरी कोर्स वाला। दूसरा कि CSR जो है इंडिया के बाहर जाके तुम नहीं कर सकते। याद करो वहाँ लोकल लिमिट वाला बात है, पहले तुम्हें लोकल लिमिट में करना है CSR, उसके बाद तुम इंडिया में कहीं भी कर सकते हो। फॉरेन में जाके तुम नहीं कर सकते, मतलब तुम खाओ पियो इंडिया का और करो फॉरेनर का, ये तो भाई वही वाला बात हो गया। मतलब तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा ध्यान रखा और तुम कर रहे हो पड़ोसी के मम्मी पापा का ध्यान, तो ये तो भाई ऑब्वियस बात है, गलत है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि मान लो कोई एक स्पोर्ट पर्सनल है, उसको तुम ट्रेनिंग दे रहे हो फॉरेन ले जाकर और वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री को या किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट कंट्री या फिर कोई मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, यूटी नेशनल लेवल कुछ भी। लेट्स सपोज मैंने बोला कि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है 2027 का, तो मैं चाहता हूं कि हमारा इंडिया टीम जीते, तो मैं शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल इनको बाहर ले जाकर ट्रेनिंग देना चाहता हूं।
तो क्या ये CSR में काउंट होगा? द आंसर इज यस, ये CSR में काउंट होगा क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल लेवल, ये एक्सेप्शन है। उसके अलावा थर्ड वन, क्या CSR में नहीं काउंट होता है? तो देखो एम्प्लॉय के लिए तुम अगर कुछ कर रहे हो तो ये CSR में काउंट नहीं होगा, एम्प्लॉय के लिए तुमको ऐसे भी करना होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई तुम स्पॉन्सरशिप कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए तो वो भी CSR नहीं होगा। जैसे टाटा IPL को स्पॉन्सरशिप कर रहा है, हर जगह टाटा IPL लिखा जाता है, लेकिन क्या वो टाटा अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है? हाँ ऑब्वियस सा बात है, वो अपना एडवर्टीजमेंट करवा रहा है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, तो फिर वो क्या CSR होगा? नहीं, वो भी CSR नहीं होगा। उसके अलावा कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तुम्हारा, ऑब्लिगेशन बोले तो मतलब तुमको करना है, सरकार ने बोला है, जैसे कि सरकार ने बोला है कि बोनस देने एम्प्लॉय को, तो वो तुम्हारा ऑब्लिगेशन है भाई, तुम उसको CSR में काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी CSR नहीं हुआ। और लास्ट, तुम पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो ये भी CSR नहीं होगा। ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा बात है, अगर यहाँ पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूड नहीं होता तो फिर लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं CSR हो जाएगा, और तब तो यहाँ सारे पॉलिटिकल पार्टी खा जाते पैसा, तो इसलिए इनको भी CSR नहीं माना जाएगा। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो। दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 2, सेक्शन बोलता हूँ यार, रूल पढ़ रहा हूँ, रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज H, नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट में ये जो नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ वाला, ये निकालना कैसे? ये सेक्शन 198 में तुमको दिया हुआ है, ये तुम अकाउंट्स में पढ़ोगे, सेक्शन 198 में दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। बट रूल 1 सब रूल रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज H क्या बोलता है? ये एक बात बोलता है कि जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा उसमें 2 चीज एक्सक्लूड कर देना है, यानी 2 चीज को इंक्लूड नहीं करना है। क्या क्या? सबसे पहला, कोई एक एक्सपेंडिचर, कोई फॉरेन ब्रांच से, मान लो मेरा कंपनी का अमेरिका में एक ब्रांच था, उससे अगर कोई इनकम रिसीव हो रहा है तो उसको हमको नेट प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना है। और दूसरा, कोई एक ऐसा कंपनी है जो CSR सेक्शन 135 के अंदर फॉल कर रहा है और उसने अपना ऑब्लिगेशन भी फुलफिल किया है और उस कंपनी से डिविडेंड हमको रिसीव हो रहा है, तो वो भी CSR में हमको इंक्लूड नहीं करना है, नेट प्रॉफिट के लिए इंक्लूड नहीं करना है। यानी 2 चीज़ हमें नेट प्रॉफिट निकालने टाइम इंक्लूड नहीं करना है। सबसे पहला चीज़, जो फॉरेन ब्रांच से इनकम आ रहा है वो इंक्लूड नहीं करना, और दूसरा सेक्शन 135 के अंदर कोई कंपनी फॉल कर रहा है और वो उस ऑब्लिगेशन को ही फुलफिल कर रहा है, यानी 2% खर्चा वगैरह भी कर रहा है, उससे डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो वो हमें अपने नेट प्रॉफिट में इंक्लूड करके नहीं दिखाने का ज़रूरत है। बट मान लो यहाँ पे केस स्टडी बनता है, सेक्शन 135 के अंदर फॉल तो कर रहा है बट उसने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में हमें जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो हमें अपने नेट प्रॉफिट में इंक्लूड करना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने अच्छे से समझाया। अब छोटे छोटे रूल है। रूल 3 ये क्या बोलता है? मान लो एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है, तो जो CSR का क्राइटेरिया, जो CSR देखेंगे ना, वो इंडिविजुअल देखेंगे, दोनों को इंक्लूड करके नहीं देखेंगे। लेट सपोज इसका भी 6 करोड़ से ऊपर नेट प्रॉफिट है, इसका भी 6 करोड़ से ऊपर नेट प्रॉफिट है, तो इसको अपना खुद का CSR करना होगा 2% और इसको खुद का अपना CSR करना होगा 2%। ये नहीं कि कंबाइन दोनों को मिला के देखेंगे, इंडिविजुअल देखेंगे CSR। सोसाइटी के लिए जितना तुम कर सकते हो उतना बढ़िया। रूल 4 क्या बोलता है कि ये जो CSR करेंगे ये किस तरह करेंगे? कमेटी बनाएंगे, वो लोग CSR पॉलिसी बनाएगा कि CSR करना है, बट आखिर करना कैसे? तो देखो CSR करने के लिए कोई भी तुम सेक्शन 8 कंपनी या सोसाइटी या ट्रस्ट, इनमें से कुछ भी, यानी मेनली NPO, इनको तुम अमाउंट दे सकते हो, इनको पैसा दे सकते हो और बोल सकते हो CSR करना है। यानी खुद से कंपनी CSR नहीं करता, ये NPO को पैसा दे देता है, सोसाइटी ट्रस्ट इनको पैसा दे देता है और बोलता है कि CSR कर ले भाई। अब ये जो पैसा देता है, ये NPO जो जिसको पैसा दे रहा है, कंपनी चाहे तो खुद भी इस्टेब्लिश कर सकता है सेल्फ,
या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश कर सकता है, गवर्नमेंट का हो एनपीओ सेक्शन 8 उसको भी दे सकता है, या कोई प्राइवेट अगर है तो उसको भी पैसा प्रोवाइड कर सकता है कि ले सीएसआर कर ले। बस यहाँ पे ध्यान रखना प्राइवेट के लिए 3 साल कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, यानी कोई प्राइवेट एनपीओ बना है वो 3 साल एनपीओ जैसा बिजनेस कर लेगा, उसके बाद 3 साल बाद ही वो सीएसआर काम कर सकता है। 3 साल से पहले उसको सीएसआर काम करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसी रूल के अंदर कि कोई भी एनपीओ को अगर सीएसआर के एक्टिविटीज़ करने हैं तो उस सिचुएशन में सबसे पहले एनपीओ सेंट्रल गवर्नमेंट को एक CSR 1 फॉर्म फाइल करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चेक करेगा और उसके बाद फिर इसको CSR रजिस्ट्रेशन नंबर अप्रूव कर देगा और उसके बाद ये एनपीओ एलिजिबल हो जाएगा CSR एक्टिविटी करने के लिए। फिर कंपनी से ये पैसे लेगा और फिर जो कंपनी ने CSR पॉलिसी बनाया है उस पॉलिसी के अंडर वो ये सारा खर्चा करेगा। याद रखना कंपनी के CSR पॉलिसी के बाहर जाकर कंपनी खर्चा नहीं कर सकता, ठीक है। रूल यहाँ पर ख़त्म, रूल 4 ख़त्म। रूल 5 आ जाता है। रूल 5 ये बात करता है कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी। क्या ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? द आंसर इज यस। हमने सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 में ही ये बात पढ़ लिया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो यहाँ पर है वो है फॉरेन कंपनी। एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ फॉरेन कंपनी के रिलेटेड है। मान लो कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में है और वो CSR के अंडर फॉल कर गया तो उसको भी CSR करना होगा। तो वहाँ यहाँ तो कोई डायरेक्टर है नहीं, फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर्स तो फॉरेन में बैठे हैं, तो यहाँ जो CSR कमेटी बनेगा उसमें कौन होंगे, मेंबर कौन होंगे? तो देखो एक पर्सन होगा जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा कंपनी के द्वारा, यानी मेनली कंपनी का सारा बिजनेस जो हैंडल कर रहा है इंडिया में, एक मेंबर वो हो जाएगा और दूसरा कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन जिसको फॉरेन कंपनी ने ऑथराइज किया हुआ है, तो उन दोनों को हम लोग मेंबर बना देंगे कमेटी में और फिर वो CSR कमेटी कर सकते हैं, मतलब CSR एक्टिविटी कर सकते हैं। रूल 5 और एक बात बोलता है रूल 5 सब रूल 2। ये क्या बोलता है कि CSR कमेटी को ना कंपनी को CSR एनुअल रिपोर्ट बनाना पड़ता है। एनुअल रिपोर्ट इसमें बताता है कंपनी कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कहाँ कहाँ कैसे अंडरटेक हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर डिटेल देता है इम्पैक्ट असेसमेंट का। ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा देर रुक जाओ, सब बताऊंगा भाई, तुम लोग को टेंशन नहीं लेना। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक। तो ये सब कुछ बताता है कंपनी और इसी को हम लोग बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। रूल 6 फिर नहीं है, रूल 7 है। एक मिनट, रूल 7 क्या बोलता है? रूल 7 एक सिंपल सा बात बोलता है। पहले तो मान लो 8 लाख मेरे कंपनी को खर्चा करना था, याद है ऊपर एग्जांपल 8 लाख खर्चा करना था। 8 लाख में ना 95% जो है वो मेरा CSR के लिए खर्चा होगा, यानी एक्चुअल जो CSR में मेरे को खर्चा करना है, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जो मेरे को खर्चा करना है वो 95% करना है एटलीस्ट। रेस्ट जो 5% है ना वो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कर सकता हूँ, यानी बोर्ड मीटिंग करने का खर्चा, जनरल मीटिंग करने का खर्चा, यानी CSR एक्टिविटी करने के लिए जो मेरे को खर्चा करना है वो मैं मैक्सिमम 5% कर सकता हूँ। बाकी 95% तो मेरे को CSR के लिए ही खर्चा करना होगा। इसको करने के लिए कुछ खर्चा होगा तो वो 5% का मैं यहाँ खर्चा कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके अलावा और भी ये कुछ बात बोलता है, कोई भी एक्सेस अमाउंट होगा तो उसको सेट ऑफ कर लेना है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान रखो, CSR करने से मान लो कोई प्रॉफिट आ जाता है, मान लो हम CSR किया और हमको कोई प्रॉफिट आ गया तो वो प्रॉफिट CSR अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, CSR का वो माना जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। एंड लास्ट एक बात, CSR मान लो CSR हम कर सकते हैं कैपिटल एसेट गेन करने के लिए। लेट सपोज हम हॉस्पिटल बना रहे हैं तो हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग आया ना वो कैपिटल एसेट है, तो क्या वो कंपनी का है? द आंसर इज नो, वो कंपनी का कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। ये सिंपली कंपनी किसी NPO या सेक्शन 8 किसी भी सोसाइटी वगैरह को दे सकती है, वो इसको होल्ड करेगा, कंपनी इसका मालिक नहीं माना जाएगा।
यहाँ रूल 7 खत्म, अब बस थोड़ा सा बचा है भाई लोग, रूल 8। रूल 8 बात करता है कि ये जो CSR रिपोर्ट है ना, जो ऊपर बनाया CSR एनुअल रिपोर्ट, वो बोर्ड रिपोर्ट में हम लोग दिखाएंगे, सेक्शन 134 वाला, सब सेक्शन 3 वाला, ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में हम लोग दिखाएंगे। अब यहीं पे एक बात आता है इम्पैक्ट असेसमेंट, यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर हो जाता है खत्म। इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट क्या हुआ, देखो एक कंपनी मान लो उसका एवरेज ऑब्लिगेशन 10 करोड़ से ज्यादा आ जाता है 3 फाइनेंशियल ईयर का। मान लो एक कंपनी है जिसका एवरेज ऑब्लिगेशन, यानी मान लो पहला साल में 15 करोड़ CSR करना था, दूसरे साल में 20 करोड़, तीसरे साल में 30 करोड़, ऐसे करके पिछले 3 साल में जितना CSR कंपनी ने किया उसका अगर हम एवरेज निकालें, वो एवरेज 10 करोड़ या उससे ज़्यादा आ जाता है, तो कंपनी को इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है। इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है, मेनली कंपनी चेक करता है कि उसके CSR से क्या सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है, क्या वो CSR सही कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो मेनली करता है। तो ये इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो इंडिविजुअल कोई करता है, मतलब इंडिपेंडेंट, सॉरी इंडिविजुअल नहीं, कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करता है, इंडिपेंडेंट, अरे यार इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करता है, ठीक है। और वो करता है, और वो भी किस प्रोजेक्ट का करता है, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका आउटले 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, प्लस उसको कंप्लीट हुए 1 ईयर हो गया। यानी इन सिंपल, मान लो मेरा कंपनी है, उसका CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ से ज़्यादा आ रहा है, एवरेज CSR ऑब्लिगेशन पिछले 3 सालों का, तो मेरे कंपनी को इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना होगा कि मेरा एक्टिविटी जो हो रहा है CSR में, क्या वो कोई इम्पैक्ट ला पा रहा है सोसाइटी में। तो वो मैं कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को हायर करूंगा और बोलूँगा इम्पैक्ट असेसमेंट कर दो, तो वो क्या करेगा, वो वैसे प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा जिसपे मैंने 1 करोड़ या उससे ज़्यादा खर्चा लगाया है और उसको कंप्लीट हुए 1 साल हो गया है, दोनों यहाँ प्लस है। यानी मैंने कोई एक प्रोजेक्ट है, मान लो एजुकेशन के ऊपर 1 करोड़ इससे ज़्यादा खर्चा लगाया है और उसको कंप्लीट हुए 1 साल हो गया है, तो उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी आकर और चेक करेगा कि ये जो एजुकेशन के लिए मैंने खर्चा किया इतने प्रोजेक्ट पे, तो 1 साल में इसने क्या क्या ग्रोथ किया, क्या क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पर हुआ। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, 5 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन में आता है। इसी के साथ रूल 8 खत्म और तुम्हारा चैप्टर भी लगभग खत्म। रूल 9 एक बात बस बोलता है कि जो लिस्टेड कंपनी होता है ना, उसको वेबसाइट पे ये CSR पॉलिसी जो है वो अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ कनेक्ट होता है LODR का, रेगुलेशन 46। ये तुम अभी नहीं पढ़े होगे, अगर CS में हो तो ये पढ़ाऊँगा मैं, LODR भी पढ़ाऊँगा। ये सिक्योरिटीज़ लॉ का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपनी लॉ से बिल्कुल अटैच होता है। तो यहाँ पर रूल 46 कनेक्ट होता है। अब मान लो कोई अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसको, उसके पास अगर वेबसाइट है तो उसको भी अपलोड करना है, अगर वेबसाइट नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट रूल 10, रूल 10 बात करता है कि CSR अमाउंट जो है वो अनस्पेंड अमाउंट जो है, CSR के अनस्पेंड अमाउंट वो कहाँ खर्चा होंगे। क्या ये ऑलरेडी मैंने सेक्शन 135 सबसेक्शन 5+6 के अंदर तुम्हें समझा दिया है? द आंसर इज यस, मैंने समझा दिया है। इसी के साथ तुम्हारा CSR चैप्टर होता है कंप्लीट। मैंने 45 मिनट का टारगेट लिया था, 10 मिनट ज़्यादा बढ़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार मैं नोट्स देख लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए भाई। सारा कुछ हो गया, बस एक बेनिफिट रह गया कि CSR का करने से क्या बेनिफिट होता है। तो देखो कंपनी का के लिए क्या बेनिफिट होता है, गुडविल उसका बढ़ जाता है, उसके बाद फिर उससे उसका सेल बढ़ता है, कंपनी का इमेज अच्छा हो जाता है। फिर सोसाइटी के लिए क्या होता है, सोसाइटी बेटर हो जाता है, उसके बाद सोसाइटी बेटर होता है तो इन्वायरमेंट बेटर होता है, उससे इकोनॉमी भी अच्छा होता है। तो बस ये बेनिफिट है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगे हो।
लगा है तो फिर लाइक कर लो भाई, बहुत मेहनत लगता है, 50 मिनट 55 अराउंड 1 आवर बिना रुके बोले जाना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो कन्वर्जन का लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और बस पढ़ते रहो।